नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 11 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 11 का ये सुंदर सा और प्यारा सा जो भूगोल है उसमें हम भौतिक भूगोल यानी कि पृथ्वी की बनावट, संरचना, चट्टानें, रॉक जिसे हम कह सकते हैं, सेल जिसे हम कह सकते हैं, उनकी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये लेक्चर जो है चैप्टर नंबर जो 7 हमारा है उसका लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 है। ये छोटा सा चैप्टर है, कुछ हिस्सा कई जगह हट गया है और कुछ हिस्सा कई जगह नहीं हटा है। आप लोगों के कई ऐसे इश्यूज भी आ रहे हैं कि सर ये पार्ट हमारे इस बोर्ड में चलता है उसमें नहीं चलता है, तो वो सारी चीजें किसी भी बोर्ड में चाहे चल रही हो उनको लास्ट में एक बार सिलेबस होने के बाद पूरा करवाया जाएगा आपको, तो आपको कतई ही टेंशन नहीं लेना है। तो आज का जो हमारा 7 वाला चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 3, इस चैप्टर के नाम की अगर बात करें तो भूमि की आकृति यानी भू आकृति तथा उनका विकास, यानी जमीन में कई आकृतियां बनी हुई रहती है, वो आकृतियां कैसे बनती है और उनका विकास कैसे हुआ, इस लेक्चर में हम उनकी चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में जलोढ़ पंख जैसी बातें की थी, कंदराओं की बातें हम इसमें करने वाले हैं, एस्चुरी की बातें हमने उसमें की थी, तो कुछ बेसिक बातें इसमें भी हम अलग अलग तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए और समझिए एक एक चीज को। आज जो हम बात करने वाले हैं वो कंदराओं से संबंधित करने वाले हैं। कंदराएं जो होती है वो सीधी सीधी होती है गुफा। क्या होती है कंदरा? गुफा, जिसको आप टनल या सुरंग भी कह सकते हो। इसको अभी डिटेल से हम समझने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि छक्क क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि बालू टिब्बे क्या होते हैं, ड्रमलीन क्या होता है। ड्रमलीन में सीधा सीधा कहूं तो अभी डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, यानी बीच जो होता है उसको हम कहते हैं। पुलीन को हम पढ़ेंगे, पवने यानी हवाएं जो है, पलाया मतलब झीलें जो है, ये सारी बेसिक चर्चाएं आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। ये सब कुछ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं, क्योंकि ये सारी चीजें चट्टानों पर चलेगी। किस पर चलेगी? चट्टान। एक शब्द हमें देखने को मिलता है चट्टान, जिसे हम रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे इंग्लिश में हम रॉक के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसी को शेल के नाम से जानते हैं, यानी कि पत्थर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये पृथ्वी के अंदर होती है। रॉक कहाँ होती है? पृथ्वी के अंदर होती है। चट्टानें कहाँ होती है? पृथ्वी के अंदर होती है। चट्टानें हमेशा 3 प्रकार की होती है। चट्टानें कितने प्रकार की? 3 प्रकार। किसके प्रकार है? ये चट्टान के प्रकार है। क्योंकि इस टॉपिक को बिना चट्टान पढ़े हम पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए चट्टानों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं चट्टान पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से समझ लेना। तो लुक एट मी ओनली फॉर 3 प्रकार की चट्टानें हम देखेंगे। और उन चट्टानों की अगर बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको धरती के अंदर ले जाने की बात कर रहा हूं। यह हमारा धरातल है, जो कह रहा है कि मैं नहीं बनूंगा, नहीं तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो धरातल में, किसमें भाई? धरातल में। यह हमारा धरातल है, जिसमें अगर नीचे की ओर पानी है तो वो कैसा पानी होगा? भूमिगत होगा। और इसके ऊपर है तो धरातल ही है। वो हमने जल संसाधन में बात की थी। लेकिन यहां जो है पृथ्वी अंदर से, पृथ्वी अंदर से, पृथ्वी अंदर से तरल है। पृथ्वी अंदर से कैसी है? तरल है और तापीय है, मतलब बहुत ज्यादा हीट है अंदर की तरफ। पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं तो भयंकर तापमान है, बहुत ज्यादा उबली हुई उफान पे रहती है। अंदर से पूरी तरीके से क्या है? तरल। तो कई बार क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से छेद हो जाता है, पृथ्वी के अंदर से छेद हो जाता है इस प्रकार से। और ये जो छेद होता है इससे बिल्कुल उबलता हुआ पदार्थ निकलता है इस प्रकार से। इससे बिल्कुल उबलता हुआ पदार्थ निकलता है इस प्रकार से। इस उबलता बिल्कुल लाल दिखाई देता है, उबलता हुआ पदार्थ बिल्कुल लाल का मतलब ये कि उबला हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो पदार्थ होता है इसको हम कहते हैं मैग्मा। इसको हम क्या कहेंगे? मैग्मा। ध्यान से समझना, चट्टानें बनने वाली है। मैग्मा पृथ्वी के अंदर से बाहर निकला, यानी कि जो तरल पदार्थ भयंकर तरीके से गर्म हो चुका था वो पृथ्वी में कहीं ना कहीं छेद करेगा और उस छेद से वो बाहर निकलेगा। उस छेद से क्या करेगा? बाहर निकलेगा। और जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो उसको हम कहेंगे मैग्मा। लेकिन ये जब तक गर्म है, जब तक क्या है? जब तक ये गर्म है तब तक तो इसे हम मैग्मा ही कहेंगे। लेकिन जैसे ही ये ठंडा हो जाता है, जैसे ही क्या हो जाता है? जैसे ही ये ठंडा हो जाता है तो इसको तुरंत हम कह देंगे लावा। तुरंत क्या कह देंगे? लावा। यहां तक बात समझ में आ रही? अब मैग्मा और लावा जो है उसके कण धीरे धीरे, यानी मैग्मा ही ठंडा होकर क्या बन गया?
लावा बन गया और इस लावा के जो कण है वो धीरे 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 इस प्रकार से यहां जमते जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता जाता है, यहां जमते जाते हैं इस प्रकार से। ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, मांडने जो होते हैं, रंगोली जो होती है दीपावली पे बनाई, ठीक वैसी आपको लग रही होगी, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनने वाली है। ये जो बनाई गई है यहाँ पे, ये एक चट्टान होगी। क्या होगी, एक चट्टान होगी ये। और ये चट्टान कैसे बनती है, पृथ्वी के अंदर से निकली थी आग। पृथ्वी के अंदर से क्या निकली थी, आग। और पृथ्वी के अंदर से जो आग निकली है वो मैग्मा थी और फिर वो हो जाती है लावा। और ये जो लावा है ये पूरा ही आग था। क्या था, ये आग था। और इस आग से, जिसे हम इंग्लिश में एक चट्टान बनेगी जिसे इग्नियस कहेंगे, आग से उस चट्टान का नाम हो गया आग्नेय चट्टान। क्या नाम हो गया उसका, आग्नेय चट्टान। क्योंकि ये चट्टान, ये पत्थर, ये सेल, ये चट्टान, तीनों नाम एक ही है। रॉक के दो, सेल के दो, चट्टान के दो, बड़े पत्थर के दो। ये जो चट्टान बनी है ये आग्नेय चट्टान बनी है, जिसे हम इग्नियस भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस चट्टान भी जिसको हम कहा करते हैं। तो आपके सामने जो पहली चट्टान बनी है, पहली सेल बनी है, इसे हम आग्नेय चट्टान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आग्नेय चट्टान। अब देखो दूसरी कैसे बनेगी। जैसे ही आग्नेय चट्टान बनती है तो उसके तुरंत बाद हम देखते हैं यहां से कुछ कण, यहां से कुछ कण जो है वो धीरे धीरे उड़ना शुरू करते हैं, उड़ना शुरू करते हैं। ये जो कण है ये अवशिष्ट कण है। कैसे कण है, अवशिष्ट कण है, अवशिष्ट कण। ये अवशिष्ट कण जो है धीरे धीरे जब उड़ना शुरू करते हैं तो ये उड़ उड़कर यहां इस जगह धीरे 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 क्या होता है, धीरे धीरे रह मनार धीरे सब कुछ हो। ये धीरे धीरे कण जो होते हैं, जो अवशिष्ट कण है, क्या है, अवशिष्ट कण है। किस चट्टान के अवशिष्ट कण है, ये जिस चट्टान के अवशिष्ट कण है वो आग्नेय चट्टान थी। और ये अवशिष्ट से बनी, किससे बनी, अवशिष्ट से बनी, इसलिए इसका नाम हो गया अवसादी चट्टान। कचरे से बनी, अवशिष्ट से बनी, इसलिए इसका नाम हुआ मेरे लाडले अवसादी चट्टान। इसको हम क्या कहेंगे, अवसादी चट्टान। और इसको हम क्या कह रहे हैं, आग्नेय चट्टान। इसको हम क्या कह रहे हैं भाई, आग्नेय चट्टान। दोनों समझ में आ गई। अब हम देख चुके हैं कि इग्नियस और सेंटीमीटर्स जैसी चट्टानों की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। तो इग्नियस बन चुका है, अवसादी और आग्नेय दोनों बन चुकी है। अब दोनों चट्टानें जब आपस में टकराएगी, दोनों चट्टानें जब आपस में टकराएगी, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि मेरे पास दो चीजें यहाँ पे है, ठीक है ना, इसको थोड़ी सी देर रख लेता हूं मैं। जैसे कि ये मोबाइल और रिमोट नहीं है, हमें समझना है। ये आग्नेय चट्टान है जो किससे बनी, मैग्मा और लावा से बनी। इसके कणों से उड़ उड़कर ये जो चट्टान बनी है ये अवसादी चट्टान बनी। अब ये दोनों चट्टानें इस प्रकार से घर्षण करेगी, इस प्रकार से टकराएगी और इनका जो बुरादा है या फिर इनका जो पदार्थ है वो घिस घिस कर एक रूप परिवर्तित वाली चीज निकलेगी। क्या निकलेगी, एक रूप परिवर्तित वाली चीज निकलेगी, एक रूपांतरित चीज निकल के आएगी। और रूप परिवर्तित होने के कारण और बदलने के कारण यहां एक और चट्टान निर्मित हो जाएगी और वो बहुत प्यारी चट्टान कहलाएगी, जिसको हम इस कलर में लेते हैं। यहां रूप परिवर्तित होता गया, ये चट्टानें आपस में टकराती गई, यहां रूप परिवर्तित होता गया और ये चट्टानें आपस में टकराती गई। इनकी काया पलट होगी, इनकी क्या होगी, काया पलट हो गई। इनकी क्या होगी भाई, काया पलट हो गई। इसे याद होता है, यहां बनती है कायांतरित चट्टान। क्यों बनी, क्योंकि इनकी काया पलट हो गई और कायांतरित का ही नाम है, इनका रूप परिवर्तित हो गया तो रूपांतरित चट्टान। कौन सी चट्टान, रूपांतरित चट्टान बन गई। तो कायांतरित और रूपांतरित एक ही होती है, ठीक है ना। तो ये चट्टानें तीन चट्टानें होती है। अब इन चट्टानें जो होती है ना, ये आगे जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो कैसे बेसिक चीजें हैं और इनके बगैर वो कैसे समझ में नहीं आती है, इस बात को हम समझेंगे। ये जो चट्टानें बनी है, इन चट्टानों की अगर बात करें, जैसे दो चट्टानें हैं, चाहे वो ये दो चट्टानें मैंने बना दी, भले वो दोनों ही आग्नेय की है,
दोनों ही किसकी है, आग्नेय की। अब इन चट्टानों के बीच में यहाँ गैप होगा तो पानी नीचे की तरफ चला जाएगा और धीरे 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 एक सुरंग टाइप बन जाएगी, तो वो अगली चीज हम समझेंगे। यहाँ देखिए कंदराएं, तो मैंने अभी बताया आपको दो चट्टाने लेंगे हम यहाँ पे, एक चट्टान ये ले लिया हमने इस प्रकार से और दूसरी चट्टान हमने ये ले लिया यहाँ पे। अब इन चट्टानों में घर्षण हुआ या कुछ भी हुआ, इनके अंदर धीरे धीरे गैप बढ़ता गया और ये गैप जो बढ़ा तो इस गैप के कारण यहां सुरंग बन गई, जिसको हम यहां कंदरा के नाम से जान रहे हैं, जिसको हम किसके नाम से जान रहे हैं, कंदरा के नाम से जान रहे हैं। तो धीरे धीरे यहां सुरंग में गैप आ गया, जिसे कई बार हम टनल भी कह देते हैं। टनल प्राकृतिक दृष्टि से नहीं होकर कृत्रिम भी हो सकती है, मानव काट देता है, लेकिन कुछ टनल ऐसे बने रहते हैं, कुछ सुरंग ऐसे बने रहते हैं जो प्राकृतिक है, प्रकृति से बने। जैसे ये दो चट्टानें आपको दिख रही है, लगातार पानी आने से चट्टानें जो है घुलनशील अवस्था में बदलने लग जाती है, तो पूरी चट्टान तो कट नहीं पाती, थोड़ी थोड़ी चट्टान कटती जाती है और उससे जो बनता है उसको हम कहते हैं कंदराएं। उसको हम क्या कहते हैं, कंदराएं। देखो इसको पढ़ते, चट्टानों के सह स्तर तथा चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टान सह स्तर रूप। क्या होता है, चूना पत्थर होता है चट्टानों में और डोलोमाइट होता है। ये डोलोमाइट और चूना पत्थर और पानी सब मिलकर धीरे धीरे इनका रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव मतलब दो चट्टानें तो धीरे धीरे वो रिसने लग जाता है, कचरा बन के उसका, अवसाद बन के उसका धीरे धीरे वो रिसने लग जाता है, तो चट्टानें घुलने लगती है और घुलकर रिसकर सेल संस्तरण निर्माण करती है। भाई इतनी सी बात है कि दो चट्टानें हैं और बीच में थोड़ा सा हल्का सा गैप है, तो वहां से डोलोमाइट और चूना पत्थर बह बह के अंदर जाता है, तो चट्टानों को केमिकल्स और ऐसे रिएक्शन होते हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, जिससे वो चट्टानें दोनों क्या करती है, धीरे धीरे गलने लग जाती है। अब वो चट्टानें जब धीरे धीरे गलने लगेगी तो वहां पे एक सुरंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वहां पे एक सुरंग बन जाएगी, और वो जो सुरंग बनेगी उसको ही हम टनल कह रहे और उसको ही हम कंदरा कह रहे। किसके कारण हुआ ये, उस पानी के आने से और उस पानी में चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलने से एक केमिकल्स रिएक्शन हुआ, एक रासायनिक प्रक्रिया हुई और इस टनल का निर्माण हो गया। पानी कैसे जा रहा था, रिस करके जा रहा था, जो चट्टान में घुल गया था। आगे क्या है, ऊपर वाली लाइन आपने देखा, चूना पत्थर मिला तो चट्टानें जो है घुलने लगी क्योंकि केमिकल्स रिएक्शन हुआ और रिस कर पानी नीचे की तरफ जाने लगा। ठीक है ना, जैसे दो चट्टानें मैंने पहले ली थी, एक बार फिर समझा देता हूं। ये दो चट्टानें आज के लिए तो मोबाइल और रिमोट चट्टानें ही बना दिया हमने, है ना, मुस्कुराते हुए पढ़ा करो। हाँ देखिए आगे, ये चट्टान और ये चट्टान, ये दोनों चट्टानें और इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, ये थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। अब ये थोड़ा सा जो गैप दिखाई दे रहा है, इसमें चूना और डोलोमाइट बह बह के आ गया, पानी चला गया, तो वो चूना और डोलोमाइट बह बह कर नीचे की तरफ चला जाएगा, तो धीरे धीरे ये जो गैप है ये बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि इनकी दीवारें जो है चट्टानों की, जो इनका अग्रिम भाग है वो कटने लग जाएगा, अवशिष्ट हो जाएगा और धीरे धीरे इनमें गैप हो जाएगा, तो एक सुरंग बनेगी कि नहीं बनेगी, सुरंग बनेगी ना, तो सुरंग बन गई। क्या बन गई, सुरंग। जिनके दोनों सिरे खुले हो ऐसी कंदराएं सुरंग कहलाती है, जिनके दोनों सिरे खुल जाते हैं जब सुरंग कहलाती है। देखो कंदरा और सुरंग एक होती है, लेकिन हम इसको अलग भी कर सकते हैं। जब तक छोटी है, जब तक कंदरा है, और बड़ी हो जाती है तो उसको सुरंग कह देते हैं, टनल कह देते हैं। कई लोग इनको दर्रा भी कह देते हैं, घाटी भी कह देते हैं, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है, जैसे नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, लद्दाख की तरफ। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से होता है, ये इमेज में दिखाया गया है यहाँ पे, ये इस प्रकार से जो प्राकृतिक दृष्टि से बना हुआ है, मानो इसको काट के थोड़ा मॉडिफाई कर देगा तो ये कृत्रिम हो जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? और इससे पहले वाली सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, जब ये समझ में आएगी। आगे देखिए, छत्रक क्या होता है? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज है। चट्टान दिख रही है आपको ये वाली, अब इस चट्टान को क्या करती है, हवा आती है धीरे धीरे, ये हवा आई और ये जो चट्टान है इसको धीरे धीरे उड़ा के ले जाना शुरू कर देती है। हवा आई, कौन आई यहाँ पे, हवा, और हवा आके इस चट्टान जो है, इसका जो क्षेत्र है, इसको यहां से धीरे धीरे उठा के ले जाना शुरू कर देती है, धीरे धीरे उठा देती है। धीरे धीरे हवा अगर चट्टान के कुछ टुकड़े उठा के ले जा रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हवा मतलब पवन आई, हवा मतलब पवन आई और कुछ क्षेत्र इसके उड़ा के ले गई, कुछ जो है चट्टान को उड़ा कर ले गई। चट्टान को जब हवा उड़ा के ले गई तो फिर क्या हुआ, अगर किसी भी जगह हम जब मिट्टी पढ़ रहे थे, जब मिट्टियां देखी हमने, तब हमने देखा कि अगर नदियां आती है, ज्यादा वर्षा आती है और वहां वन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो उस नदी के साथ
सारा का सारा पानी जो जा रहा है, उस पानी के साथ हम देखते हैं कि धीरे 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 वहां की सारी मिट्टी चली जाती है और उस मिट्टी को हम कह रहे थे जलोढ़ मिट्टी। उस मिट्टी को हम क्या कह रहे थे? जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो धीरे धीरे जाने लग जाती है। धीरे धीरे जलोढ़ मिट्टी जाती है और एक स्थान पर हो जाती है, तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी फिर कपास के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो मेरा बताने का जो औचित्य है आपको वो ये है कि जैसे मिट्टी बहकर जाती है, ठीक वैसे ही चट्टानें भी कभी धीरे 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 अवशिष्ट होकर उड़ना शुरू कर देती है। तो कैसे, कोई उदाहरण है क्या? बिल्कुल है। अरावली पर्वतमाला आज अवशिष्ट पर्वतमाला कहलाती है, जो गुजरात के खेड़ब्रह्म से चलती है और दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक जाती है। लगभग 692 किलोमीटर की इस लंबाई में अगर हम देखें तो कई जगह ऐसी आती है, बहुत सी जगह ऐसी देखने को मिलती है जहां पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे अरावली जो है घिसती जा रही है। तो वो जो अरावली का घर्षण हो रहा है वो कुछ ऊपर से कुर्सीनुमा हो रहा है, कुर्सीनुमा हो रहा है, मतलब टेबल की तरह दिखाई देगा, कुर्सी की तरह हो जाएगा। धीरे धीरे किसकी तरह हो जाएगा? कुर्सी की तरह। देखो ये कुर्सी की तरह दिख रही है। अब अरावली तो बड़े बड़े पर्वत है, लेकिन अरावली के ऊपर भी पत्थर है, एक प्रकार से बहुत बड़ी पहाड़ है अरावली तो एक प्रकार से, लेकिन ऐसे पर्वतों के जो बड़े बड़े पत्थर है वो यहां देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कुर्सीनुमा पत्थर आपको अरावली में देखने को मिल जाते हैं, और छोटा पहाड़ है उसमें भी देखने को मिल जाएंगे। ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ये धीरे धीरे उड़ उड़कर जो है इनका अवशिष्ट पदार्थ उड़ रहा है। किसके माध्यम से? पवनों के माध्यम से। हवा जब इसको उड़ा के ले जा रही है तो आपस में अपघर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? पवनों के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा। अपघर्षण मतलब घर्षण के कारण, अप यानी कुछ चीजें उड़ के जा रही है और वो भी पत्थर है, ठीक है ना। अपवहन, अब जो है हवा जो थी उसने उस चीज को उठाया तो अपघर्षण हुआ, और अपघर्षण से वो जो वस्तु थी वो एक वाहन समझ लिया उसने हवा को, और वो अप करने लग गई, मतलब बढ़ने लग गई। क्या करने लग गई? बढ़ने। इन तीनों चीजों को समझो। चट्टान जो होती है उसमें छत्रक क्या है? छत्रक यही है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को छत्रक कहते हैं। छत्रक का मतलब एक मेज की आकृति बन जाती है, मेज की आकृति बन जाती है, यानी कुर्सी की आकृति बन जाती है। क्यों होता है? क्योंकि पवन, मतलब ध्यान से समझना मेरी बात को, पवन मतलब हवा जो है वो अपघर्षण करती है। हवा क्या करती है? अपघर्षण। हवा यानी घर्षण करेगी हवा, और वहां से कुछ चीजें अप हो जाएगी, अप होकर वो अप होते हुए आगे बढ़ेगी और इस हवा को वाहन समझ लेगी और यहां से उड़कर आगे चली जाएगी। चट्टान एक घिसा हुआ रूप में दिखाई देगी, और ये जो मेज की भांति दिखाई देता है, कैसे दिखाई देती है? ये एक कुर्सी बन गई ऐसे दिखाई देता है, ये छत्रक होता है। तो हमने पहले क्या पढ़ा? कंदरा। कंदरा एक गुफा है, दो चट्टानों के कारण बन जाती है, जिसे सुरंग या टनल भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं छत्रक। क्या देख रहे हैं? छत्रक। छत्रक क्या होता है? छत्रनुमा बन जा, एक कुर्सीनुमा बन जाती है, मेज के टाइप बन जाती है। और ऐसा क्यों होता है? हवा का अपघर्षण और अपवहन होने के कारण एक मेज की भांति आकृति दिखाई देती है। एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, एस्चुरी। जब नदी बिना रुके अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो वहां जो क्षेत्र बनता है उसको एस्चुरी कहते हैं। एक मैंने आपको पढ़ाया था जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख का मतलब होता है कि नदी किसी समुद्र या महासागर में, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में या किसी भी बड़े समुद्र में गिरने से पहले थोड़ा सा रुकती है, और उसके साथ जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो वहीं इकट्ठे हो जाते हैं, और उन कंकड़ पत्थरों की जो आकृति बनती है उसे जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा? जलोढ़ पंख के नाम से। तो ये हो गया। और जब नदियां आ रही है और नदियां थोड़ी सी धीमी पड़ती है समुद्र में गिरने से पहले, किसमें गिरने से पहले? समुद्र में गिरने से पहले, तो वहां जो क्षेत्र बनता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दैट्स क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए छत्रक में, इसमें तो ये तो मैंने आपको यूं बताया है साथ में ताकि आप याद रख ले। आगे देखिए, बालू टिबे, स्टैंड। बालू टिबे यानी बालू मिट्टी, ये देखो बना हुआ है। ये आपको कहां देखने को मिलेंगे? जहां डेजर्ट होगा। क्या होगा? डेजर्ट। बालू टिबे जहां कृषि नहीं होती, जैसे राजस्थान का कई ऐसा क्षेत्र है। राजस्थान में इन टीलों में अच्छी फसल हो सके, इन टीलों में अच्छी फसल हो सके, इसलिए यहां पे एक संस्था बनाएगी जिसे हम कहते हैं काजरी संस्था। क्या कहते हैं? और इनके अंदर अच्छे वन पैदा हो सके, इसके लिए भी एक संस्था बनाएगी जिसे हम कहते हैं आफरी संस्था। क्या कहते हैं? काजरी और आफरी दोनों ही राजस्थान में बनाई गई है, लेकिन काजरी जो है, कौन सी काजरी? यहां समझा देता हूं मैं काजरी को। काजरी जो है वो बनाई गई तो राजस्थान के जोधपुर में है,
लेकिन वो काम करती है बीकानेर के लिए। किसके लिए? बीकानेर के लिए और जैसलमेर के लिए। इसका जैसलमेर में भी एक ऑफिस बनाया गया, तो इसके 5 ऑफिस हो गए, जैसलमेर, बीकानेर और पाली। इसके अलावा मजे वाली बात यह है कि इसका ऑफिस जो है वो भुज और लद्दाख में भी बनाया गया है। अब आप सोचेंगे कि जब काजरी संस्था जो है वो डेजर्ट यानी सूखा हुआ क्षेत्र के लिए काम कर रही है, कि जहां वन नहीं है वहां वनों को बढ़ाने का काम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, समझ गए ना, जो सूखा क्षेत्र है, ये बिल्कुल सूखा दिखाई दे रहा है, वहां फसलों को बढ़ाने का काम करेगी काजरी। काजरी किसको बढ़ाएगी? फसलों को। और एरिड फॉरेस्ट रिसर्च जोन ये वनों को बढ़ाएगी। किसको बढ़ाएगी? वनों को बढ़ाएगी। जबकि काजरी किसको बढ़ा रही है? फसल को। अब सवाल ये होता है कि अगर मरुस्थल है, डेजर्ट है, तो यहां क्यों लगाया जा रहा है? यहां लगाया जा रहा है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन लद्दाख तो बिल्कुल ठंडा क्षेत्र है, लद्दाख में काजरी की कहां जरूरत पड़ती है? लद्दाख के अंदर और भुज के अंदर अगर हम देखें तो वो ठंडा क्षेत्र है, तो वहां कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है, ज्यादा ठंड होने की वजह से फसल नहीं हो पा रही है, तो वहां के लिए भी इसे डेवलप किया गया। तो ये यहां जो बालू मिट्टी अगर रेगिस्तान में होगी, डेजर्ट को ही मैं क्या कह रहा हूं? रेगिस्तान कह रहा हूं। डेजर्ट को ही क्या कह रहा हूं? रेगिस्तान। तो यहां रेगिस्तान में जो मिट्टी होगी, इस डेजर्ट के एरिया में जो मिट्टी होगी, वहां जो मिट्टी है वो वास्तव में ऐसी मिट्टी है कि वो उड़ उड़ के एक साथ इकट्ठी होती रहती है, और उस मिट्टी को बारीक होने के कारण, बिल्कुल बारीक होती है, तो बारीक मिट्टी ही बालू कहलाती है। और जब ये धीरे धीरे इस प्रकार की आकृति बनाने लग जाती है तो उसको वहां के लोग टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बारीक मिट्टी से एक ढेर बन जाता है, उसको हम बालू मिट्टी के नाम से जानेंगे। दैट्स क्लियर? देयर आर एनी डाउट? कुछ भी हो तो कमेंट करना आपको, ठीक है ना। हाँ, बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यहां से देखिए गरम, उष्ण मतलब गरम, शुष्क यानी सूखा हुआ, जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, वहां बारीक वाली बालू और एक ढेर बना देती है, तो टिब्बा। तो गर्म क्षेत्र में, इसको सही भाषा में सिंपल बोला जाए तो क्या बोलेंगे? गर्म क्षेत्र में मरुस्थल जो है वो बालू टिब्बों का निर्माण कर देता है। गर्म क्षेत्र में मरुस्थल जो है वो बालू टिब्बे बना देता है, और इनके निर्माण में उपयुक्त स्थान होता है इनका एक, इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे यहां बालू थोड़ा सा, मान लो कि यहां ज्यादा पेड़ पौधे आ गए, तो मरुस्थल में पेड़ पौधे तो कम है, यहां से किसी ना किसी रूप से ये अवरोधक हो गई, तो धीरे धीरे यहां से धीरे धीरे यहां बालू का टिब्बा बनने लग जाएगा। धीरे धीरे क्या बनने लग जाएगा? बालू का टिब्बा। जहां कई आकृतियां होती है, जैसे राजस्थान के जैसलमेर में जाते हैं तो वहां टीलों के भी नाम है। एक का नाम है अनुप्रस्थ टीला, समांतर बनता जाता है। एक का नाम है अनुदैर्ध्य टीला, इन्हें बरखान भी कहते हैं, बरखान। तो इनके ढेर सारे नाम भी देखने को मिलते हैं, हम उतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं। बालू मिट्टी के जो सूखा हुआ क्षेत्र है, डेजर्ट का, राजस्थान गुजरात के कई क्षेत्र है, वहां पे जो टीले बनते हैं उनको बालू टिब्बे के रूप में जाना जाता है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है, बरखान कहलाते हैं। ये मैंने लिखा है ऊपर, बरखान कहलाते हैं, यानी वो चंद्राकार बने रहते हैं, भुजाएं बाहर की तरफ। अब आपने चंद्रमा की आकृति देखी है, चंद्रमा यूं कुछ ऐसे दिखाई देता है, भुजाएं इंद्रधनुष की तरह चंद्रमा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे घर में कंगा होता है, कंगा नहीं होता, वो जो लड़कियां पहले बालू में डाला करती थी, बक्कल वगैरह कुछ उसको कहते थे, उसकी आकृति का टीला होता है, उसको निकाल के ऐसे कर लो आप, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? और जो प्रकार होता है जिसको हम चांदा कहते हैं राजस्थान में, आप पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जो रेखा गणित में काम आता था, उसकी आकृति का हो सकता है। तो वो जो आकृति होती है इस प्रकार की चंद्रमा रूपी आकृति बना देता है। तो बालू मिट्टी जो है, बालू मिट्टी ऐसे बिल्कुल इस तरीके से ऐसे जमती जा रही है, ऐसे, और एक चंद्रमा की आकृति बन जाती है, सीधा चंद्रमा याद रख लो, एक चंद्रमा की आकृति बन जाती है। तो बालू मिट्टी का ऐसा टीला या ऐसा ढेर, उस पतली बारीक मिट्टी का ऐसा टीला या ऐसा ढेर जो चंद्रमा की आकृति का दिखाई दे रहा हो, चंद्राकार आकृति का दिखाई दे रहा हो, उसे हम बरखान कह रहे हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं? बरखान। ठीक है, आ गया बरखान आपके समझ में। तो और क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ बिल्कुल समांतर, अनुदैर्ध्य समांतर को काटते हुए, तो ऐसे ये टीले बनते हैं। तो बालू टीले आपके समझ में आ गए। अब टीबे लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, टीबे ही टीले हैं। आगे देखिए, ये दिख भी रहा है आपको। कहां कहां है काजरी संस्थान के सेंटर? पाली, बीकानेर, जैसलमेर और भुज और लद्दाख,
1959 में बनी, राजस्थान की संस्था है जिसके 5 हब सेंटर कोल्ड डेजर्ट में भी है। इसका आपको ध्यान रखना है। जो रेगिस्तान के क्षेत्र को फसलों से अच्छा बनाने का, जामुन हो गए, गोंदे हो गए, ऐसी फसलें लगाने का प्रयास करती है। और ऐसे ही बनाया गया आफरी, वो भी वही है जोधपुर में ही, राजस्थान के जोधपुर में। आफरी जो है वो भी यही काम करता है, लेकिन वो वनों के लिए काम करता है। सूखे क्षेत्र में वन कैसे डेवलप किया जाए, ताकि जैसे हमने पढ़ी थी ना वो अहमदनगर महाराष्ट्र के कानी फौजी की वजह से, ठीक वैसा ही है यहाँ पे। यहाँ इसी हम बालू टीले की बात कर रहे हैं, बालू टिब्बे जिसको कह सकते हैं। यहाँ जहां रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है, वहां पर वलयक बालू का टिब्बों का निर्माण होता है। अब छोटे छोटे पेड़ पौधे, क्योंकि रेगिस्तान है ये पूरा ही, तो यहां होगी झाड़ियां। रेगिस्तान में क्या होगी? झाड़ियां। वन शॉट में देखा होगा, रेगिस्तान में क्या होगी? झाड़ियां। और झाड़ियां जो होती है वो 2 से 5 मीटर ऊपर होती है, इतनी ऊंची होती है। तो मिट्टी को इस तरफ जाना नहीं देगी, मिट्टी को जाने नहीं देगी, तो मिट्टी का यहां बन जाएगा टीला। मिट्टी का क्या बन जाएगा? एक टीला बन जाएगा, और जो है परवाल्विक बालू का टिब्बा कहलाता है। सिंपल चीज है। अगर पवनों की दिशा स्थायी रहे तो परवलयिक बालू टिब्बों को बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं, जो सिप बिरखान कहलाते हैं। एक तो बरखान जो चंद्रमा की आकृति का था, उससे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, तो उसको सिप बोल देते हैं। आपको अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य याद हो ना हो, लेकिन आपको बरखान याद रखना है, बिल्कुल चंद्रमा की आकृति। और सिप जो है वो चंद्रमा का बिगड़ा हुआ या फिर टूटा हुआ या फिर अपभ्रंश रूप वाली आकृति सिप कहलाती है। सिप बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है। ऐसा पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। ऐसा पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। पवने हवाएं, पवने मतलब हवाएं, कभी इधर गई, कभी उधर गई, कभी इधर गई, लहरा गई, कभी किधर भी चली गई, तो ये बदलती रहती है। इस चीज को हमें देखना है। आगे देखिए, सिप की ये भुजा ऊंची और अधिक लंबाई वाली होती है। अब बरखान तो इतना सा ही बनेगा इस प्रकार से चंद्रमा की आकृति का, लेकिन सिप जो है ऐसे आकृति बनाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। मैं धनुष की आकृति भी कह सकता हूं, तो लंबा विकसित हो जाता है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य, क्या बात है, मुझे इंतजार था इसका, तो अनुदैर्ध्य टिब्बे बन जाते हैं। पवनों की दिशा स्थायी चलती रहे, जैसे स्थायी का मतलब इधर इधर हवा चल रही है, इधर इधर हवा चल रही है, तो स्थायी पवनों के कारण अनुदैर्ध्य टिब्बे बन जाते हैं। ये अत्यधिक लंबाई में कम ऊंचाई के लंबाईमान कटक प्रतीत होते हैं, अत्यधिक लंबाई वाले होते हैं और ऊंचाई इनकी कम होती है। यानी लंबे तो ज्यादा होते हैं, ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है। ऊंचाई किसी भी टीले की ज्यादा नहीं होगी, है ना, लेकिन मतलब ज्यादा नहीं होगी, मतलब कभी ऐसे नहीं होगी कि पर्वतों की तरह दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ों की तरह। वैसे तो काफी बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होंगे कि पहाड़ों से बड़े हो जाए। ये देखो आपको दिख भी रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, तो ये सारे के सारे, ये देखो, ये टिल्ला, ये टिल्ला, टिल्ले 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 टिल्ले, है ना, तो ये बालू टिब्बे हैं। क्या है ये? बालू टिब्बे। अब देखो अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की, अनुदैर्ध्य अब आ रहा है अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण बनते हैं। समकोण पर जो बनते हैं वो तो कौन से होंगे? समकोण पर वो होंगे अनुप्रस्थ। तो 4 प्रकार के टीले, मतलब रेत के या मिट्टी के ढेर जो होते हैं उनको टीले या टिब्बा कहा जाता है। और ये टिल्ला और टिब्बा जो होता है, ये अब तक 4 पढ़े हमने। एक तो चंद्रमा की आकृति का बना बरखान, चंद्रमा से थोड़ा सा टूट फूट वाला जो बना सिप, और हवाओं की स्थायी रेखा में अनुदैर्ध्य बना। कौन बना? अनुदैर्ध्य बना। और इसके बाद जो बना वो अनुप्रस्थ बना। कौन बना? अनुप्रस्थ। देर से क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक आपको। आगे पढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित रेत का शोर्त पवनों की स्रोत जो होते हैं पवनों की दिशा के समकोण पर होते हैं। ये अधिक लंबे और कम ऊंचाई वाले होते हैं। कौन? ये टिब्बे जो होते हैं अनुप्रस्थ वाले। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे पर विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति अनोखी विशेषताएं नहीं रहती है। भाई सीधी सी बात है, एक बालू टिब्बा यहां बन रहा है और एक टिब्बा यहां बन रहा है। धीरे धीरे ये टिब्बा भी बढ़ता गया, ये भी बढ़ता गया और ये भी बढ़ता गया, दोनों एक हो गए। अब टिब्बा एक ही नजर आने लग गया। टिब्बा क्या आने लग गया? टीला जो है ढेर का वो एक ही नजर आने लग गया। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता है। मरुस्थल में स्थानांतरण मतलब स्थान बदलते रहते हैं। कैसे बदलेगा? जैसे ये मिट्टी का टीला है, ठीक है, और ये जगह खाली है। अब हवा जो है इधर से चल रही थी,
तो सारी मिट्टी यहाँ इकट्ठी हो रही थी, हवा इधर से चल रही थी तो इकट्ठी हो रही थी। अब देखा कि हवा जो है वो इस प्रकार से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये मिट्टी उड़ उड़ के सारी की सारी यहाँ स्थापित होने लग जाएगी। और ये का ये टीला यहाँ से उठकर कहाँ स्थापित हो जाएगा, यहाँ। तो बताओ टीलों का स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ भाई। यहाँ टीला है, मिट्टी उधर, हवा उधर से आ रही है, तो मिट्टी आके इस टीले पर जमती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि हवा इधर से तिरछी आई, तो हवा यहाँ से टीला कट कट के दूसरी जगह जाकर स्थापित हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल चीज है। आगे देखिए, ड्रमलिन, क्या पढ़े, ड्रमलिन, डुमलिन भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, डुमलिन। क्या है डुमलिन? हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटनुमा स्थलों जिसे रेत व बजरी के ढेर होते हैं। अब मैं कितना भी इसको पढ़ा दूं ना, आपके समझ में नहीं आएगा, तो फिर सर क्यों बता रहे हो इसको। डुमलिन का मतलब आपको, मैं एक शब्द बोलूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, और मैं बोलने वाला हूं बीच। बीच समझते हो ना, बीच, समुद्रों के पास। जो लोग बॉम्बे कभी गए हैं या फिर वीडियोस वगैरह जिन्होंने देखे हैं, तो या अपनी फैमिली के लोग घूमने जाते हैं तो वो लगाते रहते हैं कि बीच पे, गोवा का बीच है ना, जम्मू में तो क्या होंगे, बॉम्बे का बीच, यानी कि समुद्र, जहां समुद्र का जो बीच क्या होता है, ये डुमलिन का हो या बीच का हो, इसको समझ लो पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से। डुमलिन या बीच, डुमलिन का मतलब है कि समुद्र जहां खत्म हो रहा है वहां समुद्र के कुछ कंकड़, कुछ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और वो एक शानदार आकृति बन जाती है, जो ये नहीं है, अभी दिखाऊंगा मैं आगे आपको। एक शानदार सी आकृति बनने लग जाती है जो बहुत ही सुंदर लगती है दिखने में। वहां लोग बैठ जाते हैं, वहां मतलब मिट्टी के ढेर बने रहते हैं, कंकड़ के ढेर बने रहते हैं। और मैं एक बात जाके एक वीडियो बनाऊंगा, जब समझ में आएगा आपको। तो डुमलिन जो होता है ना, वो जगह है जो बीच कहलाती है, और वहां रेत के कंकड़ों के ढेर लगे रहते हैं, और वहां लोग बैठकर समुद्र को निहारते हैं, महासागर को निहारते हैं। और अधिकतर मूवीज के अंदर आप देखते होंगे, जब भी हीरो एक्टर डिप्रेशन में आ जाता है तो उसके पास जाकर पत्थर फेंकता रहता है, वो जहां बैठा रहता है वो डुमलिन है। वो क्या है, डुमलिन है ना। डुमलिन में मजाक में अगर कहूं तो डुमलिन वो जगह है जहां कोई आदमी निराश बैठा है तो डूब के मरने की इच्छा होती है, अगर मस्त आदमी होके बैठा है तो फिर लीन होने की इच्छा होती है कि देखो समुद्र कितना प्यारा है। लीन कब होता है, जब खुश होता है, और बाकी कब होता है, डूब मरने की इच्छा, जब निराश होता है। तो डुमलिन कुल मिला के बीच है। अब और इसको पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा है, डुमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार, इसकी आकृति कैसी होती है, अंडे की तरह दिखाई देता है, अंडाकार दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, अंडाकार। डुमलिन कैसा दिखाई देता है, अंडाकार दिखाई देता है। और भी इसकी आकृति होती है जैसे उल्टी नाव की तरह दिखता है, उल्टी नाव। नाव जब ऐसे लग रहा है कि नाव उल्टी होगी, उल्टी नाव की तरह दिखाई देता है। नाव को उल्टा करके देखो कैसी होती है, उस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये उल्टी नाव ऐड कर लेना आप इसमें। डुमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटक नुमा यानी घाटी नुमा दिखाई देते हैं स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। क्या होते हैं इसमें, रेत और बजरी के ढेर। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समांतर होते हैं। ड्रेमलिन या डुमलिन लिखा है या ड्रेमलिन लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो डैमलिन या ड्रूमलिन जो होता है वो हिमनद के प्रवाह की दिशा के समांतर, जहां हिमनद से या बर्फ से आदि चीजों से बनते जाते हैं, पानी से बनते हैं मोस्टली। तो ये 1 किलोमीटर लंबे और 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। 1-1 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं, यानी समुद्र यहाँ है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक है, और बिल्कुल सीधा स्थान होता है। लंबे कितने हैं, 1 किलोमीटर, और ऊंचे कितने हो सकते हैं, 30 मीटर। जब भी तो मजा आता है, समुद्र हमसे नीचे दिख रहा है, अपन समुद्र से थोड़े से ही ऊपर दिख रहे हैं। सर कैमरे से बाहर कहां जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये 1 किलोमीटर लंबे और 30 मीटर है भाई, कितना है, 30 मीटर, ज्यादा नहीं होता है, इतना ऊंचा हो जाता है ये। आगे देखिए, बहुत ही प्यारी चीज, ड्रेमलिन का हिमनद हम सम्मुख भाग स्टोस कहलाता है। जैसे यह तो है समुद्र, ये क्या है, समुद्र, इधर तो है पूरा का पूरा समुद्र, और इधर जो व्यक्ति बैठे हैं 1 किलोमीटर दूर तक जाके बैठे हैं, कितने, 1-1 किलोमीटर तक ये फैला होता है। यहाँ कुछ जो है टीले होंगे, कुछ कंकड़ होंगे, इस प्रकार से जो ये आकृतियां बनी हुई है, ये उल्टी नाव की तरह दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख रही है, पहली बात तो ये। दूसरा, इसका जो ये आगे का भाग है शुरुआत वाला, इसको हम कह रहे हैं स्टोस। क्या कह रहे हैं, स्टोस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आगे वाला भाग क्या कह रहा है, स्टोस कहला रहा है, ठीक है। आगे देखिए,
ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टोस कहलाता है, जो कुछ भागों की अपेक्षा तीखा और तीव्र ढाल होता है। जो हिमनद सम्मुख भाग है स्टोस का, वो पृच्छ भागों की अपेक्षा थोड़ा तीखा दिखाई देगा आगे की तरफ। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टाने और मलबे के भरने और उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अगर भाग स्टोस भाग प्रवाहित हिमकट के कारण होता है, ये बता चुका हूं मैं। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बनाते हैं, ये बना है कंकड़ों से, पत्थरों से। अब है पुलिन। अब क्या है? पुलिन। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें मोस्टली क्या होता है, ये अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। पहली बात तो ये कैसे, देखो अभी अभी जो हमने पढ़ा वो था ड्रमलिन। क्या था? ड्रमलिन। और अब जो हम देख रहे हैं वो है पुलिन। ये दोनों एक है और ये दोनों एक भी नहीं है। कैसे नहीं है? दोनों बात कैसे हो सकती है, अभी हम समझेंगे। यहां पे आप देखिए, ये है पूरा का पूरा समुद्र। ये क्या है? समुद्र। ये मैंने बना दिया समुद्र। और ये जो आकृति मैं बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं ड्रमलिन की, जो इधर तक इस प्रकार से कंकड़ों से बना हुआ, बालू मिट्टी से बना हुआ, ये बीच बीच में बालू मिट्टी है, ये कंकड़ है, इस प्रकार से बना हुआ, ये इस प्रकार से बना हुआ, ऐसे कोई भी आकृति इसके अंदर हो सकती है। ये ऐसे बना हुआ लगभग 1 किलोमीटर तक लंबा और 30 मीटर तक ऊंचा क्षेत्र है। 30 मीटर तक ऊंचा ये क्षेत्र है और ये पूरा है समुद्र। ये पूरा क्या है? समुद्र। यहां बैठ के हम इसका लुत्फ उठाते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। ये ड्रमलिन है। ये क्या है? ड्रमलिन। तो फिर सर वो क्या होगा? पुलिन। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना, एक चीज हमारे सामने अभी निकल के आएगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये रही, ठीक है ना। कलर चेंज कर रहा था, स्लाइड चेंज हो गई, ठीक है। हाँ, अब हम देख रहे हैं पुलिन को। पुलिन जो है सिर्फ ये क्षेत्र है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र। अब इसकी परिभाषा क्या होगी पुलिन की, वो देखिए। पुलिन की जो परिभाषा होगी वो सिर्फ इतनी है कि जहां जहां समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे बालू मिट्टी, कौन मिल रहा है यहां पे? बालू मिट्टी। और इस बालू मिट्टी के साथ, इसके साथ प्लस हो रहा है वहां का कचरा। प्लस क्या हो रहा है? वहां का कचरा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे जवार आता है। क्या आता है? जवार। अभी मैं समझाऊंगा आपको जवार क्या है। तो पुलिन है क्या? सबसे पहले ये जो यहां का क्षेत्र है, सिर्फ ये पट्टी, ये तो पूरा तो ड्रमलिन हो गया या ड्रमलिन हो गया, लेकिन ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, यहां पे एक पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को हम क्या कह रहे हैं? इस पट्टी को हम पुलिन कह रहे हैं। अब देखो बात को समझो। समुद्र की लहरें आई, लहरों से एक क्षेत्र बनता गया, कंकड़ स्थापित हो गए, बालू मिट्टी स्थापित हो गई, मिट्टी के टीले बन गए, कंकड़ बनते गए और धीरे धीरे 1 किलोमीटर तक एक आकृति बनती गई जहां लोग बैठ के समुद्र को निहार सकते हैं। और वो 30 मीटर ऊंचा दिखने लग गया, 30 मीटर तक ऊंचा दिखाई देने लग गया। यहां तक तो है ड्रमलिन या ड्रूमलिन या ड्रेमलिन, समझ गए। लेकिन जहां बन रहा था किनारा, वहां तो बालू मिट्टी के साथ कचरा भी तो था। तो क्या लिखा मैंने? बालू मिट्टी प्लस कचरा। और वो बालू मिट्टी और कचरा कहां से आया था? वो बालू मिट्टी, हालांकि सामान तो सारा ही समुद्र से आया था, लेकिन वो बालू मिट्टी और कचरा जो है उन लहरों के कारण आया है और वो वहीं स्थापित हो गया। वो जवार भाटा का नाम आपने सुना होगा। जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती है तब कहलाती है जवार, और जब समुद्र की लहरें वापस गिरती है तब कहलाती है भाटा। तो शब्द आ रहा है जवार। तो जवार में लहरें उठी तो उड़ते समय जो कचरा था और जो बालू मिट्टी थी, उससे एक पट्टी बन गई। यहां पे उससे क्या बन गई? एक पट्टी बन गई। और उसी पट्टी को हम पुलिन कह रहे हैं। उसी पट्टी को हम क्या कह रहे हैं? पुलिन कह रहे हैं। बस सिंपल बात है, आगे बढ़ जाते हैं। स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या है कि ये समुद्र का जो क्षेत्र है, ये पूरा समुद्र था, और ये जो पट्टी, ये तो पूरा समुद्र है। ये क्या है? पूरा समुद्र है। ये तो समुद्र हो गया। यहां जो ये पट्टी बनी है इस प्रकार से, इस पट्टी को हम कहेंगे, इस पट्टी के अंदर क्या है? बालू मिट्टी है। इस पट्टी के अंदर क्या है? बालू मिट्टी है। ध्यान से समझना है बात को। बालू मिट्टी प्लस क्या है? कचरा। प्लस क्या है? कचरा। प्लस और इसके अंदर क्या है?
जवार जो है उसके कारण ये बनी है, जवार के कारण। तो ये जो पट्टी बनी है इसको हम कह रहे हैं पुलिन। इसको हम क्या कह रहे हैं? पुलिन। ये तो हुई पहली बात। ये कौन सी बात हुई? पहली बात। यहां दूर दूर तक, इस दूर दूर तक यूं इस प्रकार लहरें टाइप दिखाई देती है। कंकड़ जो है वो एक लहरदार रूप में दिखाई देते हैं। कंकड़ कैसे दिखाई दे रहे हैं? बालू मिट्टी भी कैसे दिखाई दे रही है? यूं लहरदार रूप में दिखाई देती है। जब ये लहरदार रूप आता है तो इसको हम कहते हैं स्लाइड। और ये 1 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। कितना होता है? 1 किलोमीटर का क्षेत्र, और ये 30 मीटर तक ऊंचा होता है। इसको टोटल को मिला के तो बोलेंगे हम ड्रमलीन। क्या बोलेंगे? ड्रमलीन या डुमलीन। इसको टोटल को तो हम बोलेंगे ड्रमलीन। ये जो लहरें बनी हुई है इनको हम बोलेंगे स्लाइड, और ये जो पट्टी बनी हुई है जवार के कारण इसको हम बोलेंगे पुलिन। अब शायद ही मेरा कोई लाडला हो जिसको इतना सिंपल तरीके से समझाने के बावजूद भी समझ में ना आया हो, और इतनी खुशी ना हुई हो कि 10 बच्चों को और शेयर कर दे, 10 अपने भाइयों को और शेयर कर दे, तो फिर मजे वाली बात नहीं है। एक बार और बता देता हूं क्या है। ये जो पट्टी बनी है, ये जो समुद्र है, ये क्या है भाई? समुद्र है। इस समुद्र का पानी आके इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, तो कुछ कचरा भी लाया, कुछ बालू मिट्टी भी लाया। बालू मिट्टी मतलब पतली पतली बारीक मिट्टी, और कुछ कचरा था वो यहाँ जमता गया। एक पट्टी बन गई, यहाँ पे एक पट्टी बन गई जहां ऐसे लगता है कि अरे अंदर मचरना डूब जाएगा, तो वो वाला क्षेत्र है ये। तो ये पट्टी जो बनी ये क्या कहलाई? पुलिन कहलाई। क्या कहलाई? पुलिन। और ये दूर दूर तक जो 1 किलोमीटर का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जहां पत्थर पड़े हैं, बालू मिट्टी भी है, सब कुछ है, और 30 मीटर ऊंचा सा एक क्षेत्र बन गया जहां लोग खड़े होकर समुद्र को निहार रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र ड्रेमलिन कहलाएगा। और जो ये लहरें दिखाई दे रही है इस प्रकार से, जो लहरदार रूप है वो स्लाइड है। जो लहरदार रूप है वो क्या है? स्लाइड। तो इतना सिंपल तरीके से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब तो छोटी छोटी चीजें बच्चे आगे देखिए। अब क्या है? पवने। पवने हवा होती है भाई। क्या होती है? हवा। अरे वाह, आपको ये दिख गया बस, और क्या चाहिए सर? इसका तो इंतजार था। पवने क्या है? हवा। और सारा खेल हवा का ही है। मुझे बताओ कि पुलिन किससे बना? पुलिन जो बना था, पुलिन एक पट्टी है, एक पट्टी जो, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं ताकि आपके नोट्स बनाने में भी आसानी रहे। ठीक है ना? देखो बुक में तो पूरा ही घिचड़ पिचड़ कर रखा है, आपको पढ़ना यहां से ही है। ठीक है ना? बिना चिंता किए हुए। अब कई जगह एक इश्यू आया था लास्ट ईयर, 12th का बच्चा था, उसने जनसंख्या घनत्व की परिभाषा लिखी, वो वहां के गुरुजी को पसंद नहीं आई। पसंद आने नहीं आने से नहीं होता है, जो चीज एक्चुअल होती है वो होती है। जो एनसीईआरटी की चीजें हैं वो तो एनसीईआरटी की रहेगी। हवा जो है उसका ही खेल है सारा इन पवनों का। पवने मतलब हवा। तो देखो सबसे पहले हम पुलिन को ले लेते हैं। ठीक है ना? इसकी परिभाषा देखेंगे, सिंपल एक लाइन में शॉर्टकट परिभाषा। किताब को तो पढ़ा जब नींद आ गई होगी पक्का आपको, क्योंकि उसमें तो पता नहीं किस प्रकार से दे रखा है। पुलिन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे ड्रमलीन। अब वो चिंता नहीं करना ड्रेमलीन है, कई जगह ड्रमलीन है। इसके बाद हम किसको देखेंगे? ड्रमलीन को। और इसके बाद हम देखेंगे स्लाइड को। तो मैं सिर्फ 2-2 नाम लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सिर्फ 2-2 नाम लिखूंगा, और उन 2 नामों से आपको इसको करना है। बाकी छत्रक तो आप जानते ही हैं, छत्रक और कंदरा। इसकी परिभाषा तो बहुत बड़ी बड़ी लिखवा रखी है मैंने, लेकिन इसको देख आपको लिखे लगेगा कि सर इसमें लिखेंगे क्या, तो आपको नक्शा ही बना देना है जैसे मैंने बनाया है, सीधा सीधा। ये कोई भी नहीं बना के आएगा, सिर्फ लर्न एंड शेयर के बच्चों के अलावा, सिर्फ लर्न एंड शेयर के बच्चे ही बना के आएंगे। तो पुलिन जो है ये क्या है, और ड्रमलीन क्या है? ड्रमलीन जो है, मैं 4-5 आंकड़े लिख रहा हूं, जिसने वीडियो देखा है उसको तो समझ में आ जाएगा, जिसने वीडियो नहीं देखा है सिर्फ नोट्स देखे उसको समझ में नहीं आएगा। तो ड्रमलीन जो है वो 1 किलोमीटर लंबा, क्या है? 1 किलोमीटर लंबा और 30 मीटर ऊंचा, 30 मीटर ऊंचा समुद्र किनारा है। समुद्र किनारा है। बताओ इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैप आपके माइंड में देखिए, ये मैप आपके माइंड में रखना है। ये देखो मैंने पूरा बना रखा है, ये तो पुलिन है, ये ड्रमलीन है, पूरा देखो 30 मीटर ऊंचा है। कितना है? 30 मीटर। ठीक है ना? तो 30 मीटर ऊंचा है। स्लाइड, अब मैं देखो इसको काम में लूंगा, ड्रमलीन
के क्षेत्र में, ड्रमलीन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, ड्रमलीन के क्षेत्र में जो धीरे धीरे क्या बन जाती है, लहरें बन जाती है। ड्रमलीन के क्षेत्र में लहरदार आकृति, लहरदार आकृति, ड्रमलीन क्षेत्र में लहरदार आकृति, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आकृति जो है ये क्या कहलाएगी, स्लाइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्लाइड। तो ये दोनों तो समझ में आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये क्या था, पुलिन। पुलिन में देखो बिल्कुल सिंपल लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले पुलिन में अपन को क्या करना है, यहां करना है हवा, यहां क्या करना है, हवा प्लस जल की लहर, हवा प्लस जल की लहर, तो आया जवार। क्या आया, समुद्र से क्या आ गया, जवार। और इस जवार से जो है वो धूल चली, जवार से क्या चली, धूल चली और कचरा चला। और इस धूल और कचरा से एक यहां पट्टी बन गई, एक पट्टी बन गई, एक पट्टी बन गई, और एक पट्टी का निर्माण हुआ, और उस निर्माण को पुलिन कहा गया। उस निर्माण को क्या कहा गया, पुलिन कहा गया। बताओ इससे सिंपल क्या होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें थी। अब पवने, पवने सारा खेल जो है वो इन पवनों का ही तो है, सारा खेल इससे होता है। तो सिर्फ मैंने पवने लिखा है, मैंने कहा वहां और इसको समझा दिया जाए तो सिंपल तरीके से मेरे लाडले समझ आए और एक एक चीज को समझ आए। कब से चिल्लाए जा रहे हो सर 7वां चैप्टर कब कंप्लीट होगा, ये हो चुका है लाडले। मिलते हैं अगले किसी शानदार लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।